Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I am Sunila Jha and here is my new video of one short lecture on power sharing. So, power sharing. Power sharing means different social groups. जो भी हमारे सोसाइटी में different social groups होते हैं उनके बीच में इसका डिवाइड होना, शेयर होना. तो ये ज़रूरी क्यों है? पावर शेयरिंग, सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि पावर शेयरिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. पावर शेयरिंग मीन्स जितने भी हमारे सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं उनको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है. तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इट मीन्स पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. जो भी सोशल ग्रुप्स हमारी सोसाइटी में हैं उनके पास पावर जो है वो शेयर्ड होनी चाहिए. ये नहीं हो कि ये सेंट्रल हो, सेंट्रलाइज्ड हो, किसी एक इंसान के हाथ में हो और वही अपनी डिक्टेटरशिप चलाता रहे. अगर ये डिस्पर्स होगा, बटा हुआ होगा, तो हर कोई अपना ओपिनियन, अपना डिसीजन जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है डिसीजन मेकिंग में. जो भी सरकार डिसीजन लेगी या जो भी पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो जो वहाँ पर डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन मेकिंग में काम आएगा. तो अब यहाँ पर जो है हम दो कंट्रीज़ की बात करने जा रहे हैं. जो ये हमारा चैप्टर है बेस्ड ऑन बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बेल्जियम. बेल्जियम जो है ये एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, जो कि आप ये कह सकते हो पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज जो है हमारे एक हरियाणा राज्य से भी छोटा है. और उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी उसकी आप ये कह सकते हो आधी है, ऑलमोस्ट हाफ. और यहाँ पर एथनिक ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा जो है रोल है. काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी जिसको कि इन्होंने एक ईजी किया. कैसे करके ईजी? इस वजह से किया पावर शेयर्ड इन बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब मेनली यहाँ पर मैंने इन बिटवीन बोला है तो डच और फ्रेंच की बात कर रही हूँ मैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एथनिक ग्रुप्स थे क्या. देखिए यहाँ मैंने आपको ये बताया कि ये हरियाणा से भी एक कम पॉपुलेशन रखता है और छोटा है. उसके बावजूद यहाँ पर जो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये करके है एथनिक कंपोजिशन. यहाँ पे बोला है मैंने. एथनिक कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो भी चीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं या जो भी टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीनिंग पता होना चाहिए. एथनिक कंपोजिशन अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, दे बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट. मीन्स इनका जो सोशल कल्चर है वो डिफरेंट होता है, बट ये जो है एक ये मानते हैं कि इनका जो डिसेंडेंट है वो कॉमन है. उनका जो फिजिक वाइज है या जो उनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है वो सेम सिमिलर होता है, तो उससे वो एक दूसरे को मतलब कि एक सेम ग्रुप के मानते हैं. तो यहाँ पर एथनिक ग्रुप जो आते हैं वो है 59% फ्लेमिश एरिया में रहते हैं. ये एरिया है और ये डच स्पीकर है. 59% फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच स्पीकर हैं, यानी कि डच लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं. 40% वेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच जो है फ्रेंच स्पीकर हैं. ये 1% बेल्जियन जितने भी वहाँ के सिटीजन हैं वो बच गए और वो हैं जर्मन स्पीकर. तो ये एक इनका एथनिक ग्रुप हुआ, ठीक है, जो कि सेम कल्चर बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब इनका शेयर्ड कल्चर है और मतलब इनका बिलीव है कि ये लोग कॉमन डिसेंट से हैं. ठीक है, इतना ये आता है. बट जब हम इसकी बात करते हैं, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स. अब जब हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ये अलग हो जाता है. ये जो आपका डेटा है वो वहाँ जाकर बिल्कुल ही अलग हो जाता है. कैसे? ये तो पूरी कंट्री की मैंने आपको बात बताई कि बेल्जियम में जो है इस तरह का एथनिक ग्रुप है, लेकिन जब हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ उल्टा हो जाता है कि 80% जो है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फ्रेंच स्पीकर, और डच जो हो जाते हैं वो वहाँ हो जाते हैं 20%. तो इस तरह से ये जो डेटा है वो कैपिटल में जाके बिल्कुल उल्टा हो जाता है. तो वहाँ पर कैपिटल की बात करी मैंने और एक पूरे होल कंट्री की बात करी. तो ये यहाँ पर जो आंकड़ा है उसको एक बैलेंस करने के लिए बेल्जियम और ब्रुसेल्स में भी जो ये स्पीकर्स थे इनको एक प्रॉपर राइट देने के लिए, इक्विवेलेंट पार्टिसिपेशन देने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज अपनाई गई. सो दीज आर हियर द सम कॉन्फ्लिक्ट. माइनॉरिटी ग्रुप
फ्रेंच, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैपिटल में जो होल कंट्री में मेजॉरिटी थी वो कैपिटल में आके माइनॉरिटी हो गई थी जो उसकी पॉपुलेशन थी, और वो कंट्री में वैसे जो है मेजॉरिटी में है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी ग्रुप फ्रेंच स्पीकर मोर एफ्लुएंट एंड पावरफुल। यहाँ कैपिटल में जो है फ्रेंच स्पीकर जो हैं वो ज़्यादा समृद्ध हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, और उनकी पावर भी यहाँ ज़्यादा है। वाइल इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डच स्पीकर, देन डच स्पीकर हेयर इन कैपिटल got benefit of economic development and they will become powerful and aware about their rights, कि जो भी उनके राइट्स हैं उनके बारे में वो, मतलब ये कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर, होल बेल्जियम की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर कैपिटल की बात कर रही हूँ। तो आपको कैपिटल का ही यहाँ पर सेगमेंट माइंड में ध्यान रखना है कि जो पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में था वो यहाँ पर कैपिटल में आकर क्या हो गया है, माइनॉरिटी, और जो फ्रेंच होल कंट्री में इसके कंपेयर में माइनॉरिटी में था वो जो है यहाँ पर क्या बन गया, मेजॉरिटी। तो यहाँ पर हम माइनॉरिटी इस कह रहे हैं इसको यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर कंट्री से कंपेयर करें कि ये यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप जो है यहाँ पर मोर एफ्लुएंट है, तो इसका जो है प्रभाव इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा कैपिटल में, और डच स्पीकर जो है उनको जो है उसमें इतना ज़्यादा। लेकिन बाद में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इनका और एजुकेशन वगैरह मिली तो ये भी अपने राइट्स को समझने लगे, और इन दोनों के इस कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुई। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज कम्युनिटीज़, और ये कम्युनिटीज़ कौन कौन से, फ्रेंच और डच की बात कर रहे हैं हम। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए 1950s एंड 60s के बीच में। इट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द कैपिटल। हम ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं, ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है, और कैपिटल की मैं ये कंडीशन आपको बता रही हूँ जहाँ पर ये कंडीशंस आई। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था आपका बेल्जियम का। अब इसी का ही मैंने आपको बताया था 2 कंट्रीज के यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है हमारा का वो है आपका श्रीलंका। अब श्रीलंका में चलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई हैं, पावर अभी शेयर नहीं हुई, ठीक है, ओनली कंडीशंस बता रही हूँ कि वहाँ की कंडीशंस क्या थी। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो श्रीलंका की बात करने जा रही हूँ मैं। इट हैज़ 2 करोड़ पीपल, ऑलमोस्ट सेम एज हरियाणा। वहाँ हमने बात की थी कि उसकी जो पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हरियाणा थी, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हरियाणा के बराबर है इसकी जो पॉपुलेशन। और श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड कंट्री है, और ये हमारे तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट पर जो है उससे कुछ दूरी पर है, कुछ फ्यू किलोमीटर्स आप कह सकते हो उस दूरी पर आपका श्रीलंका आता है। अब यहाँ पर जो ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है जैसे हमने वहाँ पे एथनिक ग्रुप की बात की, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है जो रिलीजन बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड पर ये यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन आ रहे हैं। देखिए बुद्धिस्ट, ये रिलीजन है किसका, सिन्हाला स्पीकर्स का। सिन्हाला स्पीकर्स जो है 74% है यहाँ पर, 74%, ठीक है, और इनका रिलीजन है बुद्धिस्ट। ये आपको माइंड में ध्यान रखना है, आगे चलकर यही चीज़ें जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर भी बनेंगी। 74% सिन्हाला स्पीकर हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 18% तमिल्स हैं, और वो भी 18% तमिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सब डिवाइडेड है। तमिल नेटिव जो वहाँ पर रह रहे थे उनकी बात कर रहे हैं 13% है, और कुछ जो 5% लोग जो ये 18% बन रहा है वो इन दोनों का ही कंबाइंड है। तो उसी को ही मैंने सब डिवाइडेड यहाँ पर आपको दिखाया है कि तमिल नेटिव जो है 13% थे, और कुछ जो दूसरे 5% लोग थे ये पहले एज अ प्लांटेशन वर्कर आए हुए थे, कॉलोनियल टाइम जब था तब उस टाइम में। तो ये दोनों जो ग्रुप मिलकर ये आपका 18% बन जाता है। बाकी बचा आपका 7%, ये है आपके क्रिश्चियंस, और इनका जो है ये रिलीजन की जब हम बात करें तो क्रिश्चियंस यहाँ पे बटे हुए थे तमिल एंड सिन्हालाज में, ये 7% जो बन रहा है आपका। हिंदू मुस्लिम जो ये तमिल थे ये इनका रिलीजन हिंदू और मुस्लिम दोनों का था, और जो ये सिन्हाला है ये इंडिविजुअली बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ये श्रीलंका के बारे में बताया कि श्रीलंका में जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पर एथनिक ग्रुप्स थे और यहाँ पर ये डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट स्पीकर्स की हम बात कर रहे हैं, बेल्जियम में आपका पावर शेयर हो गया सॉल्यूशन के लिए, बट श्रीलंका में नहीं हुआ। ये आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सब का जो सॉल्यूशन है किस श्रीलंका में कैसे हुआ और बेल्जियम में कैसे हुआ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका।
अब मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी जो थी, मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया कि प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की कि श्रीलंका में जो है वो आपका मेजॉरिटी किसका था, सिन्हाला ग्रुप का, सिन्हाला ग्रुप की। तो यहाँ पर जो सिन्हाला है इन्होंने मेजॉरिटी को लीडरशिप में लिया और मेजॉरिटी के मतलब आप ये कह सकते हो कि मेजॉरिटी जो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस में आया, मींस सिन्हालीज ग्रुप। श्रीलंका जो है उसको फ्रीडम 1948 में मिल गया था और यहाँ पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई वो सिन्हालाज की आई, यानी कि सिन्हालाज के जो लीडर थे वो देवर केम इनटू पावर, वो पावर में आ गए थे। और इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए। अब उसमें फॉलो क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट कि जो सिन्हाला थे इन्होंने बुद्धिज्म को, इनका रिलीजन था और बुद्धिज्म को ही प्रमोट करना शुरू कर दिया, यानी कि बुद्धिज्म को इन्होंने आप ये कह सकते हो नेशन रिलीजन जो है उन्होंने उसको बना दिया। और ये बोलते थे सिन्हालीज लैंग्वेज, तो इसको इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, बुद्धिज्म धर्म को एक आप ये कह सकते हो नेशन रिलीजन बना दिया, यानी कि पूरे राष्ट्र का जो है इसको रिलीजन बना दिया। तीसरा ये कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी या गवर्नमेंट जॉब थी उनमें प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो सिन्हालाज स्पीकर होंगे, सिन्हालाज स्पीकर को मोस्ट प्रेफरेंशियल बना दिया गया यहाँ पर। और उनके बाद कहीं इन जो तमिल्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके बारे में सोचा जाएगा, मतलब मोस्ट प्रेफरेंस में जो थे वो सिन्हालाज आ गए। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ने जो है जो भी पावर आई या जो गवर्नमेंट यहाँ पर चूज होकर आई, इलेक्टेड होकर आई, उसके बावजूद भी वो अपनी सुप्रीमेसी को इस तरह से वहाँ पर डोमिनेट कर रही थी। नेचुरली है जब ऐसा होगा कि मेजॉरिटी ग्रुप अपने आप को सुप्रीम दिखाने लग जाएगी और माइनॉरिटी ग्रुप को बिल्कुल ही सप्रेस कर दी जाएगी हर सेगमेंट में, चाहे वो जॉब है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, हर जगह स्टूडेंट को भी वहाँ एडमिशन नहीं मिलते थे। पहले जो है सिन्हालाज को प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा अगर सीट्स बची तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो नेचुरली है ये तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। तो इसका सॉर्ट आउट ना करके उसको उन्होंने प्रमोट किया। नेचुरली है जब ये प्रमोट होगा और कंट्री में इतने तरह के लोग रहते हैं, जहां हमने क्रिश्चियंस की बात की, तमिल्स की बात की और सिन्हालाज की बात करें तो सिन्हाला सुप्रीमेसी में आ ही गया, पावर में आ ही गया, उसके लिए सारे पावर सारे राइट्स हैं। बट जो बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए कोई यहाँ पर बेनिफिट या राइट्स नहीं इख्तियार किए गए या बनाए गए। तो अब ये क्या है, ये जो यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, दीज लेड टू फीलिंग ऑफ अलाइनेशन, मतलब उनको एकदम अलगाव लगने लगा कि इन लोगों ने हमें बिल्कुल अलग कर दिया। किन लोगों ने? सिन्हाला स्पीकर्स ने, जो भी ये गवर्नमेंट आई थी चूज होकर, इन्होंने जो है तमिल्स को और क्रिश्चियंस को जो है बिल्कुल ही किससे अलग कर दिया? जो सिन्हाला स्पीकर थे। तो ये जो धीरे धीरे जो है ये एक कैसे कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया और देश के अंदर, श्रीलंका के अंदर ये एक सिविल वॉर का इसने एक रूप ले लिया। सिविल वॉर मीन्स अपनी कंट्री के अंदर युद्ध, अपनी कंट्री के अंदर लोगों में जो एक आप ये कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है या जो भी मनमुटाव देखने को मिल रहा है, वो जो है उन सब के कारण यहाँ पर सिविल वॉर हुए। तो आपको याद रखना है कि सिविल वॉर के रीजन क्या थे। अगर आपसे एग्जाम में आता है ये ज्यादातर कि सिविल वॉर के रीजन क्या थे, तो सिविल वॉर के रीजन ये थे कि सबसे पहला क्या, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। दूसरा, बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट किया गया, बाकी किसी भी रिलीजन को इतना ज़्यादा वहाँ पर मैटर नहीं किया जा रहा था। फिर तीसरा ये, चाहे वो जॉब है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हैं, जो भी हैं ये, इन सब में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगी? सिन्हालास को। दीज आर द 3 रीजन्स फॉर सिविल वॉर। सिविल वॉर के लिए ये 3 रीजन आएंगे कि सिविल वॉर हुआ क्यों। अब सिविल वॉर हुआ, नेचुरली है सिविल वॉर होगा या कोई भी वॉर होता है तो उसका कोई अच्छा रीजन नहीं होता, ठीक है। अच्छा रीजन तो है, मतलब कि उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होगा। कैसे? अब 2 कम्युनिटीज के बीच में मेनली ये चल रहा था, कौन कौन से? तमिल्स और सिन्हालीज के बीच में।
तो नेचुरली है उनके लोग भी मारे जाएंगे, तमिल्स के भी और सिन्हालीज के भी। कई सारे मतलब कि हजारों लोग मारे गए यहाँ पर। बहुत से लोग बेघर हो गए, रिफ्यूज हो गए, दूसरी जगह जाकर रहने लगे। कुछ लोग मजबूर होकर जब अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे तो उनकी जो लिवलीहुड थी उस पर भी आपत्ति आ गई। अब वो दूसरी जगह जाकर नया काम शुरू करेंगे। ये सब सेटलमेंट करना कितना मुश्किल काम होता है। कहने के लिए बहुत आसान होता है कि आप एक जगह से उठो और दूसरी जगह जाकर बस जाओ, लेकिन सेटलमेंट, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, सेटलमेंट करना जो एक अपना रोजी रोटी जो भी है, लिवलीहुड है, चाहे घर बसाना है, जो भी चीज़ें, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये सिविल वॉर के ये रिजल्ट थे कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पर मारे गए। तो ये सब किलिंग, और ऊपर से लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो ये सारे क्या थे, आपके रिजल्ट थे। रीजन मैंने आपको बता दिया कि सिविल वॉर क्यों हुआ और उसका रीजन क्या हुआ। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई। आपको याद रखना है कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई। यहाँ पर ये मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी है उसने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई और कुछ ऐसे स्टेप लिए जिसके कारण तमिल्स में और सिन्हालाज में जो है क्या हो गए, मतभेद हो गए। जो ओपिनियंस हैं उनके वो डिफरेंट हो गए, क्योंकि यहाँ जो सुप्रीमेसी दिखा रहा है सिन्हाला, और तमिल्स को जो है क्या दिखाया गया, यहाँ पर लोअर कैडर में दिखा दिया गया। किसी भी प्रेफरेंस में उनको नहीं रखा गया, ना ही जॉब में, ना एडमिशंस में, ना ही रिलीजन में, किसी भी चीज़ में। तो नेचुरली ये सिविल वॉर तो होना ही था। तो सिविल वॉर मैंने आपको बताया, देश के अंदर युद्ध, देश के अंदर युद्ध जो होता है उसे सिविल वॉर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब अभी पीछे हमने श्रीलंका की बात की कि वहाँ की स्ट्रेटेजी क्या थी लोगों को, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, मेजॉरिटी को फॉलो किया। यानी कि जो सिन्हालास थे उनको वहाँ पर डोमिनेंस में आ गए और पावर में भी वही रहे, और उन्होंने जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उनके लिए कोई भी वहाँ पर बेनिफिट्स या एडवांटेज या कोई भी राइट नहीं रखा। लेकिन जब हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा श्रीलंका से बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर जितने भी डाइवर्स पीपल थे, जितने भी डाइवर्स स्पीकर्स थे, उन सब के लिए सोचा गया और उन सबको कि सिविक जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वहाँ पर नागरिक रह रहे हैं, वहाँ के नागरिक, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए यहाँ पर पावर शेयरिंग हुई। यहाँ पर पावर शेयरिंग हुई मीन्स जो डच स्पीकर हैं या फ्रेंच स्पीकर हैं वो सब जो है पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। अब वो कैसे हुआ? They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. इन्होंने जितना भी यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन था उसको ध्यान में रखते हुए 1970 एंड 1993 के बीच में 4 टाइम्स इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, या आप यूँ कह सकते हो अमेंड किया। वो किस लिए? कि जो इक्वेलिटी है डच, फ्रेंच और जो भी ये जर्मन है, इनके बीच में जो है इक्वलिटी बनी रहे, किसी को ये ना लगे कि इन्होंने हमें पावर से बाहर रखा हुआ है। तो अब वो कैसे हुआ? अब यहां देखिए, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन नंबर्स, ये कहा गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पर, और इसे बेल्जियन मॉडल के रूप में भी बोला जाता है कि इसके क्या एस्पेक्ट्स थे या क्या फीचर्स थे। तो उसमें पहला जो आता है कि ये बोला गया कि जो डच स्पीकर हैं और फ्रेंच स्पीकर हैं उनके जो मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल इन नंबर्स, मतलब जो पार्लियामेंट बनेगी वहां पर वो इक्वल नंबर में होंगे। ये नहीं होगा कि मेजॉरिटी में ये है या माइनॉरिटी में ये है। सेकंड है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, मतलब उसे भी राइट है कि वो अपने स्टेट के लिए डिसीजन ले सके। नेक्स्ट आता है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि ब्रुसेल्स में जो था, जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग अपोजिट था, वहां पर पॉपुलेशन का जो एक प्रोपोर्शन आप कह सकते हो वो वहां पर अपोजिट था। क्या बात करी थी हमने कि जो बेल्जियम है वहां पर हमने बताया था आपको कि डच जो थे वो ज्यादा थे, लेकिन जब हम यहां पर आ जाते हैं कहां, कैपिटल में, तो वहां पर फ्रेंच जो है उनकी परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है, एक थर्ड टाइप की यहां पे गवर्नमेंट थी जिसे बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट वो थी जिसको कि ये राइट दिया गया था वहां पर कि वो कल्चरल, एजुकेशनल और रिलीजन, इसके आधार पर, मतलब लैंग्वेज, कल्चरल, एजुकेशन और रिलीजन आप कह सकते हो,
उनके आधार पर ये जो है अपनी डिसीजन लेगी और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। यानी डच के लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, फ्रेंच के लिए भी बनेगी, जर्मन के लिए भी। तो ये राइट यहाँ पे रखा गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। इन्होंने एक नया यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है ये इन्होंने इमर्ज किया था, यहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या काम है? अपनी कम्युनिटी के लिए सोचना, जो भी, चाहे जिस कम्युनिटी से है वो, चाहे वो फ्रेंच कम्युनिटी से है, देश में वो कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन वो रिलेटेड होगा। जो भी डिसीजन ये कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी, चाहे वो डच के लोग हैं, चाहे वो कैपिटल में रह रहे हैं, चाहे वो ब्रुसेल्स के किसी भी पार्ट में, बेल्जियम के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं, उनके लिए ये फेवर में जाएगा। तो यानी कि जर्मन, फ्रेंच, डच, इन सब की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जो इनकी लैंग्वेज के लिए, इनके कल्चरल के लिए, इनके एजुकेशन के लिए वो राइट या कि कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो इसे बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अच्छा, यहाँ मैं आपको पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए या क्यों ये ज़रूरी है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मैंने बेल्जियन मॉडल की बात की थी, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी ग्रुप था और जो माइनॉरिटी ग्रुप था, उन सबको पावर शेयरिंग मिली। यानी कि पावर में वो सभी अपना अपना जो उनका शेयर बनता था वो उन्हें मिला। और उसी के कारण आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूरोपियन ग्रुप जब बना, यहाँ पर व्हेन मैनी कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पर जो यूरोप की कुछ कंट्रीज थी, उन्होंने यूरोपियन ग्रुप जब बनाया, तो उसमें ब्रुसेल्स को जो था वो क्या बनाया गया? एज अ हेडक्वार्टर चुना गया उसे। वो किस लिए? क्योंकि बेल्जियन मॉडल जो था इतना आइडियल था, लोगों के लिए इतना आइडियल बन गया था वो, कि हर कोई उसको देखकर कुछ सीखना चाहता था, हर कंट्री उसके जैसा बनना चाहता था। किसी को कैसे, हम किसी का एग्जाम्पल कैसे देते हैं? कुछ उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, गुड क्वालिटीज़ होती हैं, तभी तो जो यहाँ पर हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, जो कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उसका हेडक्वार्टर चुना गया किसे? ब्रुसेल्स को। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल थी। तो बेल्जियम ने जो है इतना अच्छा जो एक फॉर्मेट तैयार किया था पावर शेयरिंग का, कि जिससे कोई भी जो सिविलियन है उसके बीच में डिस्प्यूट नहीं होगा। दैट्स वाई हियर ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर। किसका हेडक्वार्टर? यूरोपियन यूनियन का। तो आपको याद रखना है, कई बार ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि यूरोपियन यूनियन का जो है हेडक्वार्टर किसे चुना गया, तो आंसर क्या होगा आपका? ब्रुसेल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करें हम यहाँ पर वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है? अगर कोई आप डिस्प्यूट है या कोई भी चीज़ है, ये डिस्प्यूट है या डिस्क्रिमिनेशन है, ये अगर होगा तो नेचुरली है आपका जो कंट्री है या आपकी जो कंट्री है या आपका जो एनवायरनमेंट है वो कभी भी पीसफुल नहीं रहेगा। तो डिस्प्यूट को हमें ख़त्म कैसे करना है? उसके लिए फर्स्टली पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको खत्म करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए पावर शेयरिंग इज एसेंशियल इन आवर सोसाइटी। तो पावर शेयरिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। अगर ये पावर शेयरिंग नहीं होती है तो नेचुरली है डिस्प्यूट तो होगा ही, क्योंकि आप किसी का भी अगर राइट उसको नहीं देंगे तो नेचुरली है वो बोलेगा और डिस्प्यूट होगा। तो कोई भी सोशल ग्रुप हो, सबको राइट चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मीन्स, यानी कि पॉलिटिकल में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पर। अब उनमें से किसी को अगर ये राइट नहीं मिला तो नेचुरली है वो लोग कई तरह के डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, दंगे फसाद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सरकारें जो होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उनको अपनी रेजिग्नेशन देनी पड़ जाती है या छोड़नी पड़ जाती है। तो इसके कारण यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है उसको अगर आपने हटाना है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वहाँ पर कंफर्म करना है, उसके लिए भी पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सभी लोग शांति से रह रहे हैं तो नेचुरली जो भी गवर्नमेंट चूज़ करके आएगी, जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट चूज़ करके आई, वो लॉन्ग टाइम तक यानी जो भी उसका ड्यूरेशन है उसको वो फुलफिल करेगा। तो ये भी एक रीज़न हो गया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो पावर शेयरिंग इज एसेंशियल। अब आता है जो एक सेकंड यहाँ पर आप मेन रीज़न आप बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड इट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये हम अपने पॉलिटिकल, जब भी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डेमोक्रेसी, और इसी के बेस पे ही आप कह लो ये पूरा इंडिया का जो भी पॉलिटिकल है वो इसी पे बेस्ड है सारा। तो डेमोक्रेसी वर्ड जब आता है तो आप सभी को पता है पार्टिसिपेशन ऑफ द
ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है जहां पर लोगों के पास अपना वोटिंग राइट होता है, वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपना डिसीजन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग जो है उसे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, और ये अगर नहीं होगा तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। सिंपली है कि अगर हर सोशल ग्रुप उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर पावर शेयरिंग नहीं है। और अगर वहां पर पार्टिसिपेशन कर रहा है, हर ग्रुप अपना जो ओपिनियन है, अपना जो एक उसका मत है, वो वहां पर एक्सप्रेस कर पा रहा है और वो इंक्लूड होता है डिसीजन मेकिंग में, दैट मीन्स वहां पर पावर शेयरिंग है। तो पावर शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है प्रूडेंशियल। अब यहां पर हम प्रूडेंशियल की बात कर रहे हैं, तो प्रूडेंशियल जो है क्या है, बेस्ड ऑन जजमेंट और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। मीन्स सिर्फ हम मोरली नहीं देख रहे कि हाँ भाई ये पावरफुल होना, पावर शेयरिंग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, यानी लॉसेस एंड गेन्स दोनों देखे जा रहे हैं यहाँ पर। ये नहीं कि मोरली सोचा जा रहा है कि हाँ ये नैतिकता के आधार पर हम जजमेंट ले रहे हैं या कुछ नहीं, टोटली हम वहां पर पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमें गेन्स क्या हो रहे हैं, या मान लीजिए गेन्स बात करें, हम लाभ की बात कर रहे हैं और हानि की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप डिस्प्यूट होगा तो नेचुरली है वहां पर क्या हानि ही हानि होगी, और अगर हमने पावर शेयरिंग सबको दे दी तो वहां पर गेन्स एंड लॉसेस जो है उन सबको जजमेंट करके, तो ये है प्रूडेंशियल यहां पे बोला गया है। तो ये जो तरीका है इसके आधार पर निर्णय लिए जाते थे, ना कि सिर्फ मॉरली सोचा जाता था, ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अच्छा, इस बीच में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, पावर शेयरिंग जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसके मैंने यहां पर आपको सारे पॉइंट्स बताए कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। नाउ खलील डिलेमा, खलील डिलेमा की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक लेबनान कंट्री है, यहाँ पर एक बैरूत सिटी की बात कर रहे हैं हम। लेबनान जो कंट्री है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो है कम्युनिटीज रह रहे हैं, और आजकल के मॉडर्न टाइम में ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये सारे जो डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिटीज हैं वो रह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, और इसी कॉन्फ्लिक्ट से सिविल वॉर भी होता रहता है। तो लास्ट टाइम जो सिविल वॉर हुआ यहाँ पर, उसमें एक उसके रिजल्ट में एक पैक्ट लिया गया, यहाँ पर पैक्ट को फॉलो किया गया कि कुछ रिलीजन वाइज यहाँ पर डेजिग्नेशन बांट दिए गए कि अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो सुन्नी मुस्लिम होंगे, प्रेसिडेंट है तो मेनोराइट सेक्शन से कैथोलिक क्रिश्चियंस होंगे, एंड स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है तो शिया मुस्लिम होंगे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्शन से होंगे। तो ये इस तरीके से इन्होंने जो है पैक्ट बनाया कि जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। अब ऐसे ही एक सिविल वॉर में एक यहाँ पर कैरेक्टर का रोल मैं बता रही हूँ आपको, खलील, जिसका हमने यहाँ पर बताया कि खलील डिलेमा क्या है, कि उसकी असमंजस क्या चीज है। ये बैरूत सिटी में रहता है, और इसके जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और जो इनकी मदर है वो सुन्नी मुस्लिम है, इन डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब ये जो खलील है इसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, और इसके बीच जब पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, ये आगे चल के कोई बड़ी डेजिग्नेशन भी हासिल करना चाहता है, लेकिन यहां पर उसके लिए एक जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो पहले से ही डिसाइड है कि सुन्नी मुस्लिम है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मेनोराइट सेक्शन ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन है तो प्रेसिडेंट बनेगा, और अगर वो शिया मुस्लिम है तो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट बनेगा, और अगर वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन यहां पर अगर हम इसके रिलीजन की बात करें तो इसका रिलीजन तो ना तो शिया मुस्लिम का है ना ही क्रिश्चियंस का है, क्योंकि ये तो जो इसके फादर हैं और मदर हैं दोनों ही डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर इसके लिए ये डिलेमा क्रिएट हो जाती है कि ये तो किसी डेजिग्नेशन को अचीव ही नहीं कर सकता। अब यहां पर खलील ये कहता है कि जब इतने सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर डिसीजन इस बेस पे लिया जाता है, या विनर इस नाम पे इस चीज पर घोषित किया जाता है कि उसको कितने वोट्स मिले, यानी कि जिसको भी मोस्ट ऑफ द वोट्स मिलते हैं उसे विनर घोषित किया जाता है डेमोक्रेटिक में, कि ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया, तो इसीलिए इसको विनर घोषित किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, यहां पर तो पहले से ही इन्होंने डिसाइड कर लिया है, और इस रूल के कारण प्राइम मिनिस्टर जो है सुन्नी मुस्लिम बनेंगे, प्रेसिडेंट जो है मेनोराइट सेक्शन ऑफ कैथोलिक जो है क्रिश्चियन वो बनेंगे,
स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो शिया मुस्लिम बनेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बनेंगे। तो यहां पर खलील को अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। क्यों नहीं नजर आता ये मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि उसके दोनों मदर फादर जो थे डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वो किसी भी एक प्रॉपर धर्म का या प्रॉपर रिलीजन से बिलोंग नहीं करता था। तो वो ये चाहता था क्या मेरी कंट्री में, यानी कि लेबनान की बात कर रहा है वो, कि लेबनान में भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेजॉरिटी के बेस पे, यानी कि जो भी विनर है उसके, यानी कि जिसको ज्यादा वोट्स मिले उसको विनर घोषित किया जाए, ना कि रिलीजन के बेस पर। तो क्या खलील्स डिलेमा में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसी अकॉर्डिंग रिलीजन के बेस पे डेजिग्नेशन होना चाहिए या डेमोक्रेटिक यानी कि मेजॉरिटी के बेस पे होना चाहिए? तो पार्टिसिपेशन कौन सी ज्यादा अच्छी रहेगी? नेचुरली है कि डेमोक्रेटिक चीज को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा होता है। किसमें? डेमोक्रेटिक कंट्री। दैट इज अ खलील्स डिलेमा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहां पर जो ऑर्गन की बात कर रहे हैं हम, तो ऑर्गन को जो गवर्नमेंट है हमारा वो किस किस से मिलकर बनता है? तो एक इसका पार्ट आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर जैसे हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं ऐसे ही ये इसके ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? इट मेक्स द लॉज। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इट इंप्लीमेंट्स द लॉज। एंड जुडिशरी इसका क्या काम है? ये सुपरवाइज करता है और इनके कामों पर ये देखता है कि ये जो लॉज बना रहे हैं, ये जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये किसी पुराने जो बेसिक जो हमारे लॉज हैं या जो भी राइट्स हैं उसको वायलेट तो नहीं कर रहा। तो वो सबका काम जो है एक डिमार्केटेड है, अपने अपने फील्ड में है। और ये भी साथ में कि एक दूसरे को चेक भी करते हैं ये कि कोई भी अपने फील्ड से बाहर तो काम नहीं कर रहा, सब अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताना चाहती हूँ, जो जुडिशरी है यहाँ पर, तो जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू चूज करके यहाँ पर आते हैं और वही जजेस इनके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी भी है, चेक भी है, और तो आप इसीलिए यहां पर इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, यानी कि सबको एक बराबर का राइट दिया गया है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, किसी के पास भी ज्यादा पावर या कम पावर नहीं है और सभी अपने फील्ड में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अमंग डिफरेंट लेवल्स। अब यहां पर नाम से ही आपको पता चला लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे जो है आपको खुद ही एक मतलब आप अवेयरनेस ले सकते हो कि लेवल की जब बात कर रहा है तो सेंट्रल आ गया आपका अपर में, स्टेट आ गया। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो डिफरेंट कंट्रीज में ये स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में इसे स्टेट गवर्नमेंट ही बोला जाता है। लोकल्स, अब लोकल की बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? पंचायत आ जाती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती हैं, ये आपका लोकल्स में आ जाता है। इसे जैसे ही मैंने कहा सेंट्रल हायर लेवल हो गया, स्टेट मिड में आ गया और लोकल जो है लोअर लेवल में आ गया। इसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने पढ़ा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सबका जो है एक लेवल, मतलब जो लेवल है वो सेम है, लेकिन यहां पर जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां लेवल में फर्क आ जाता है। जो सेंट्रल है या यूनियन गवर्नमेंट आप बोल सकते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बोल रहे हो आप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? होल कंट्री के लिए जो भी है उसके लॉज होंगे वो होल कंट्री के लिए होंगे, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सबसे ज्यादा पावर यहां पर सेंट्रल के पास होता है। इसे एक फेडरल गवर्नमेंट में भी आप कह सकते हो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं हम? फेडरलिज्म बोलते हैं। तो यहां पर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, तो सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, फिर सेकंड में स्टेट आता है और थर्ड पे आपका लोकल आ जाता है। तो ये हो गए आपके वर्टिकल। तो इस तरह से यहां पर पावर शेयरिंग, लेकिन यहां पर भी सेंट्रल के पास अपनी पावर है, स्टेट अपनी पावर लेकर अपनी स्टेट के लिए डिसीजन ले सकता है, लोकल अपने लेवल पे लेता है। लेकिन फाइनली अगर जो बोला जाए कभी इमरजेंसी आ गई या कुछ हो गया, तो वहां पर ये यूनाइट हो जाते हैं, तब सेंट्रल जो है वो अपनी पावर बताएगा और होल डिसीजन जो भी होगा वो ये लेगा। तो ये आपका हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब हमने जैसे बेल्जियन मॉडल पढ़ा था, तो वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का हमने पीछे डिस्कस किया था उसके बारे में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास क्या था कि जो भी सोशल ग्रुप्स हैं, तो यहां पर भी वही कह रहा है वो, सोशल ग्रुप्स के बीच में भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो किस तरह के सोशल ग्रुप में? कि जैसे कोई भी जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए उनके पास राइट हो। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद आएगा बेल्जियम
कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने पढ़ा था, तो वहां पर उसको राइट था लैंग्वेज के लिए, एजुकेशन के लिए, और जो भी उसकी भाषा से जो भी चीजें, कल्चरल जो भी एक्टिविटीज थी, उन सब के लिए इसके पास राइट है कि उन पर ये डिसीजन ले सकता है, तो उसे कोई प्रोहिबिट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है आपका अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड द मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन द दोज पावर्स। अब यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, इनकी आइडियोलॉजीज भी डिफरेंट होती हैं। किसी की कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं, किसी की कुछ होती हैं। वो भी एक दूसरे पर एक रोकथाम लगाती है कि वो जो काम कर रहा है तो उसके ऊपर वो निगरानी रखेगा कि उसके काम सही है कि नहीं है। तो इसी तरह से जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उन सबको वहां पर एक राइट दिया जाता है कि कोई अपोजिशन में है तो देखेगा जो भी पावर में है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके काम पे एक नोटिफाई करना, एक आप ये कह सकते हो कि टिप्पणी देना, ये सब उसका काम होता है अपोजिशन में रह के। उसके काम की वो जो है क्रिटिक्स भी करता रहता है। प्रेशर ग्रुप, सब जितने भी ये प्रेशर ग्रुप होते हैं, जैसे कि आप वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा, उसके बावजूद भी वो एक प्रेशर बनाता है। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी प्रॉस्पिरियस वेल्दी मैन बोल सकते हो आप, वो लोग हैं, वो सारे के सारे इन प्रेशर ग्रुप में आ जाते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस एक बनाए रखते हैं सत्ता पर, पावर में जो भी लोग हैं उनके ऊपर। अब एक चीज और बताना चाहूंगी, यहां पर एक आता है कोलिएशन गवर्नमेंट। अब कोलिएशन गवर्नमेंट वो तब बनती है जब पॉलिटिकल पार्टीज में किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती प्रॉपर वे से। जब मेजॉरिटी नहीं मिलती तो 2 या 3, जो भी आप कह लो कि जिससे उनकी मेजॉरिटी पूरी हो जाए, 2 या 3 पॉलिटिकल ग्रुप्स पार्टी मिलकर एक जो गवर्नमेंट है वो उस टाइम की बनाएगी। और वो जब बनाएगी तो वो अकेले डिसीजन नहीं लेगी। जो भी वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने जितना जितना डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी है, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, बीएसपी है, जो भी है, वो तीनों मिलकर वहां पर जो गवर्नमेंट बना रही है, तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग होगा वो तीनों के डिसीजन से डिसाइड होगा वहां पर, तो उसे कोलिएशन गवर्नमेंट कहा जाता है। तो यहां पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पावर शेयरिंग हमने पढ़ा श्रीलंका में, बेल्जियम में, दोनों में। तो श्रीलंका में जो है पावर शेयरिंग नहीं हुई, लेकिन बेल्जियम में हुई। तो वहां क्या था, ये जरूरी क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट को, जो कम्युनिटीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था। अगर आपने ये पूरा जो भी मैंने आपको चैप्टर यहां बताया, अगर आपने ध्यान से सुना है, तो मुझे आप बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसे चुना गया। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किसे चुना गया। ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मुझे लगता है कि अगर आपने ये पूरा लेक्चर सुना है तो बहुत इजीली आपको पता होगा कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। मेरा क्वेश्चन एक ही है आपसे, यूरोपियन हेडक्वार्टर किसे चुना गया? These are the topics for today.